हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं जी आप सभी बहुत बढ़िया है, एकदम मजे में है। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं हमारे मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। तो एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस का जो टॉपिक था वो लास्ट क्लास में आपके साथ शुरू किया था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके ऊपर हमने ऑलरेडी देख ली थी। उस डिस्कशन को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं और बहुत सारी नई इंटरेस्टिंग चीजें आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आइए अपना डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन एंट्री इन द फॉरेन मार्केट। आप माय डियर फ्रेंड्स बैठे हैं इंडिया के अंदर, आप जो है बाहर जाना चाहते हैं। अब बाहर जाना है आपको, तो क्या क्या चीजें आपको डिसाइड करनी है। पहले तो कंट्री डिसाइड करनी है कि मैं कौन सी कंट्री जाऊं, यूएसए जाऊं, चाइना जाऊं, नेपाल जाऊं, पाकिस्तान जाऊं। कैसे डिसाइड करेंगे आप, कौन से फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कंट्री के लॉज रेगुलेशंस कैसे हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आपने वहां पे फैक्ट्री डाल दी बट वहां तो लाइट ही नहीं आती, ऐसी जगह पे आप फैक्ट्री मत डालिए। प्रॉपर्टी राइट्स एंड लीगल फ्रेमवर्क, आपने फैक्ट्री डाली और सरकार ने वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो लीगल फ्रेमवर्क भी थोड़ा सा सही होना चाहिए। पॉलिटिकल फैक्टर्स, रोज दंगे हो रहे हैं वहां पे, ऐसी जगह मत जाना। कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर बिल्कुल भी आपके कल्चर से मैच नहीं करता, फंस जाओगे वहां पे जाकर, तो वहां भी मत जाना। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कंट्री में जाऊं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है किस इंडस्ट्री में जाऊं। क्या मैं मोबाइल फोन बनाने वाला हूं, या मैं कुछ और बनाने वाला हूं, मैं फर्नीचर बनाने वाला हूं, मैं एसी टीवी फ्रिज, क्या मुझे बनाना है वो मुझे डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करूंगा कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, देखूंगा उसके एंट्री और एग्जिट एग्जिट बैरियर्स कितने हैं, उसमें एंट्री मारना और उससे बाहर आना कितना आसान है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है उस इंडस्ट्री को समझना। और अनसर्टिनिटी क्या है, कैसी है उसके एनवायरमेंट के अंदर। कई इंडस्ट्रीज होती हैं उसका एनवायरमेंट बहुत अनसर्टेन रहता है। जैसे मान लीजिए आपके समर और वुलन क्लोथ्स की इंडस्ट्री है। अब हो सकता है सर्दी इस बार ना पड़े, सर्दी बहुत कम पड़े, तो वुलन क्लोथ्स की इंडस्ट्री जो है उसमें ज्यादा ग्रोथ ही ना हो। तो अनसर्टिनिटी है वो भी आपको देखना है। और सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो भी सही होना चाहिए, ताकि आप आसानी से अपना सामान प्रोक्योर कर सकें और आसानी से अपनी सेल वगैरह भी आगे सप्लाई कर सकें। उसके बाद आते हैं जी आपके फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो मेरी जो फर्म है, मेरी फर्म है जी, यहाँ पे फर्म का नाम है एस लिमिटेड, मेरी ये फर्म है यहाँ पे। अब मेरी कुछ फर्म के फैक्टर्स भी हैं, जैसी मेरी फर्म के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने पैसे हैं, कितना टेक्नोलॉजिकल रिस्क लेने के लिए मेरी फर्म तैयार है, मेरी फर्म के क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब मेरा गोल अगर ये है कि मुझे मोबाइल फोन इंडस्ट्री में टॉप बनना है, तो मैं जो है मोबाइल फोन इंडस्ट्री में ही जाऊंगा। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ द फर्म, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो भी डिटरमाइन करेगा मेरी एंट्री को फॉरेन मार्केट में। उसके बाद है जी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फैक्टर। अब मैंने कोई प्रोजेक्ट लगाना है, मैंने क्या करना है, मैंने प्रोजेक्ट लगाना है। जैसे मैं एक नई मोबाइल फोन की फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, ये एक मेरा प्रोजेक्ट है। तो मुझे देखना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का साइज कितना है, कितने करोड़ लगने वाले हैं, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, क्यों मैं ये प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ। क्या मुझे अपने आप के लिए सप्लाई चाहिए, या आगे मैं फर्दर सप्लाई करना चाहता हूँ। रॉ मटेरियल और लेबर उसके लिए कितना चाहिए मुझे, और क्या वहां से मिल जाएगा जहां मैं जा रहा हूँ। क्या वहां पे मार्केट मिल जाएगी मुझे मेरे प्रोडक्ट की जो कि मैं बनाने जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं डिसाइड करूंगा और उसके बाद अपनी जो है एंट्री मारूंगा फॉरेन मार्केट में। जहां पे ये सारे फैक्टर मेरे फेवर में होंगे वहां पे मैं चला जाऊंगा। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको फॉरेन मार्केट में एंट्री लेनी है, तो आपकी फर्म का क्या साइज है, क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, क्या वहां की इकोनॉमिक और रेगुलेटरी कंडीशंस है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आपको यहां पे इन्फ्लुएंस करेंगे, इंपैक्ट करेंगे। जैसा कि ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपकी फर्म छोटी है, देखो मेरी फर्म बहुत छोटी है, तो मैं कैसे शुरुआत करूंगा, मैं एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी से शुरुआत करूंगा। मैं क्या करूंगा, बस थोड़े बहुत एक्सपोर्ट कर दिया करूंगा बाहर, और उसी में खुश रहूंगा। मुझे बाहर अपनी कोई सब्सिडरी नहीं खोलनी, कोई ब्रांच नहीं खोलनी, क्योंकि इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अगर मान लीजिए मेरी लॉटरी निकल आए, मुझे 100 करोड़ की लॉटरी निकल आए और बहुत सारे पैसे हो जाए मेरे पास, तो मैं बाहर जाके अपनी ब्रांच खोल दूंगा, सब्सिडरी खोल दूंगा, बाहर जाके इन्वेस्ट कर दूंगा और बड़े लंबे स्केल पे यहाँ पे काम करूंगा। तो अगर फर्म बड़ी है तो आप बाहर जाइए, आराम से जाइए, वहां की किसी कंपनी को एक्वायर भी कर सकते हैं, बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट भी आपको यहाँ पे हो जाएंगे। कहा गया जी, अगर आपकी टारगेट कंट्री जो है, जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हो, मैं हूं कहां पे, मैं हूं इंडिया के अंदर, मैं जाना चाहता हूं यूएसए के अंदर, ये मेरी टारगेट कंट्री है। अगर टारगेट कंट्री के अंदर अच्छा रूल ऑफ लॉ है, वहां के लोग कानून का पालन करते हैं और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को भी फॉलो करते हैं, तो आप जो है
अलग अलग तरीके के मोड्स को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजिंग है, जॉइंट वेंचर है, पार्टनरशिप है, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। ये एक्सपोर्ट से थोड़े ऊपर है, बट इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर आपका जो कंट्रोल है वो भी थोड़ा कम रहता है, तो इन्हें मिडिल ऑफ द रोड अप्रोचेस बोला जाता है। यानी कि ये ना ही बहुत ज्यादा रिस्की हैं और ना ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो ये ढेर सारी अप्रोचेस आपके पास हैं। अब आइए एक एक करके इन सभी अप्रोचेस की चर्चा आपके साथ करते हैं। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहला मोड ऑफ एंट्री है जी एक्सपोर्टिंग। तो एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? मैं इंडिया में बैठकर ही यूएसए में अपना सामान भेज दूंगा। जो भी सामान भेजना चाहता हूं मैं इस शिप में डाल दूंगा और इस शिप से वो यूएसए पहुंच जाएगा। ये यूएसए है, ये इंडिया है, वो शिप से यूएसए पहुंच जाएगा। कुछ भी सामान हो, आपका माउस है, आपका पेन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है, आप वो आसानी से यूएसए भेज सकते हैं। अब कहा गया जी एक्सपोर्ट के भी फर्दर दो तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, जहां पे सिरदर्दी आप सारी लेने वाले हो। आप जो है खुद कंट्रोल करोगे, प्रॉपर सिस्टम एस्टेब्लिश करोगे कि कैसे मेरा सामान बाहर जाएगा, बाहर से ऑर्डर खुद लोगे। तो ये जो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट है। इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सामान लंबे लार्ज स्केल पे बनाओगे, बहुत बड़े स्केल पे बनाओगे, और जो ज्यादा सामान बना लिया उसे एक्सपोर्ट करोगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बाहर अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आप प्रॉपर सिस्टम खुद ही ऑर्गेनाइज करोगे और खुद ही बाहर से सेल्स वगैरह का ऑर्डर भी प्रोक्योर करोगे। इसके अलावा जी इनडायरेक्ट सेल्स, आप कहते हो सारी सिरदर्दी मुझे नहीं लेनी, मैं कुछ इंटरमीडियरीज अपॉइंट कर लेता हूं। ये इंटरमीडियरीज बीच में आ जाएंगे, बाहर से ऑर्डर वगैरह लेकर आएंगे और मेरा सामान आसानी से बाहर पहुंचा देंगे। तो एक्सपोर्टर का यहाँ पे फॉरेन मार्केट पे कोई कंट्रोल नहीं है। इंटरमीडियरीज जो है वो फॉरेन मार्केट के अंदर उसे असिस्ट कर रहे हैं, उसका काम जो है वो कर रहे हैं फॉरेन मार्केट के अंदर। अगर बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की, तो एडवांटेज क्या है जी एक्सपोर्टिंग का? स्पीड ऑफ एंट्री, बहुत आसानी से आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत इजीली एक्सपोर्टिंग में एंटर कर सकते हो। ज्यादा पैसों की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पे आपने सामान रखना है और यहीं से बाहर भेज देना है। रिस्क यहाँ पे कम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिस्क और इन्वेस्टमेंट जो है इस मोड में बिल्कुल कम है आपका। मोटिवेशन भी है आपके पास। मोटिवेशन दो तरीके की हो सकती है, एक तो प्रोएक्टिव मोटिवेशन है, आप बाहर की जो अपॉर्चुनिटीज है उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, और दूसरी हो सकती है जी रिएक्टिव मोटिवेशन, यानी कि हमारी क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड कम हो रही है प्रोडक्ट्स की, तो आप जो है डिमांड को जो आपके पास ज्यादा प्रोड्यूस कर लिए है, आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा है, स्टॉक ज्यादा है, यहाँ डिमांड कम है, तो जो ज्यादा प्रोड्यूस कर लिए उसे बाहर भेज दोगे। अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करने वाले हो तो आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है, थोड़ा सा एफर्ट आपको ज्यादा डालना पड़ेगा इनिशियली सेल्स वगैरह प्रोक्योर करने में, तो थोड़ी सी आपके लिए स्टार्टअप कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा हो सकती है। आप बाहर खुद जाएंगे, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, टाई अप करेंगे, लिंक करेंगे। इसके अलावा जी लिटर और नो कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, आप अपना सामान जो है शिप पे डाल देंगे, बाहर सामान पहुंच जाएगा, अपने आप जो है वो सामान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, या फिर बहुत ही कम कंट्रोल है। अगर आप इंटरमीडियरी वगैरह रख लेते हैं तो कुछ कंट्रोल आ जाएगा, पर फिर भी 100% नहीं होगा। टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं यहाँ पे, दूसरी कंट्रीज कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा सकती हैं आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आपके प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। लिमिट्स द एक्सेस टू लोकल इंफॉर्मेशन, आपको दूसरी कंट्री की जो लोकल इंफॉर्मेशन है ग्राउंड लेवल की वो नहीं मिल पाती। आप तो अपनी कंट्री में बैठ के बाहर सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपको बाहर के लोग जो है आउटसाइडर ट्रीट करते हैं। अगर सामान जो है चाइना से इंडिया में आ रहा है, हम जो है उसे चाइनीज मानते हैं। अगर चाइनीज कंपनी इंडिया में आके सामान बना दे तो हम उसे फिर भी इंडियन मान लेते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के मोड्स। तो मान लेते हैं कि इंडिया से हमने यूएस में एक्सपोर्ट करना है और बीच में हम जो है एक इंटरमीडियरी अपॉइंट कर लेते हैं। अब ये इंटरमीडियरी कौन कौन हो सकते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सपोर्ट बाइंग एजेंट। तो एक्सपोर्ट बाइंग एजेंट का मतलब है कि यूएस में जो कंपनी हमारा सामान खरीदती है जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका इंडिया में कोई एजेंट होगा, आप उस एजेंट को पकड़ लो। ये फॉरेन बायर का रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे इंडिया के अंदर लोकेटेड है, आप उसे पकड़ लो और उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करवा दो। फिर है ब्रोकर। देखिए ब्रोकर क्या है? ब्रोकर एक इंडिपेंडेंट पार्टी है जो कि आपके बायर और सेलर को मिलाती है। जो ब्रोकर है उसके पास बायर भी आएगा, सेलर भी आएगा, और उन दोनों को वो लिंक कर देगा। फिर है आपकी एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज। अब एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो स्पेशलिस्ट है एक्सपोर्टिंग के अंदर। तो बेसिकली जो भी हमारी इंडियन कंपनीज हैं वो खुद अपना एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट सेटअप नहीं कर सकती, हेसल्स में नहीं पड़ना चाहती,
तो वो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी को अपना एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अपॉइंट कर सकती है कि आप मेरे एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट बन जाओ, तो जो भी मैंने एक्सपोर्ट करना है ना वो सब आप हैंडल करो। तो बेसिकली ये कि यहाँ पे इंटरमीडियरी बन गया। उसके बाद है ट्रेडिंग कंपनीज। ट्रेडिंग कंपनीज जो काम ही करती हैं वो बस ये काम करती हैं कि हमें बाहर जो है गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज हैं हमारी ट्रेडिंग कंपनीज। तो अपने बिहाफ पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, या फिर ये कुछ थर्ड पार्टीज के साथ भी जुड़ सकती हैं, बीच में इंटरमीडियरी बन जाएंगी और हमारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को जोड़ देंगी। हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो खुद सामान बाहर भेजने की बजाय ट्रेडिंग कंपनी को अपना सामान दे देगा, और ट्रेडिंग कंपनी जो सामान है वो बाहर दूसरी कंट्री में भेज देगी। तो हमारी जो ट्रेडिंग कंपनी है वो एक्सपोर्टर और हमारे इंपोर्टर के बीच में एक लिंक हो गई, और ये ट्रेडिंग कंपनी जो है हमारी, ये हमारे एक्सपोर्टर को मदद भी कर देगी। उसे फाइनेंस में, लॉजिस्टिक्स में, उसे कोई मार्केटिंग असिस्टेंस चाहिए, मैनेजरियल असिस्टेंस चाहिए, वो सब भी प्रोवाइड कर देगी। इसके बाद है पिगी बैकिंग। देखिए पिगी बैकिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे बचपन में आप अपने पापा की गोदी में चढ़ जाया करते थे, उनकी पीठ पे चढ़ जाया करते थे और उनकी पीठ पे चढ़ के आप जो है सैर किया करते थे। तो बिल्कुल ऐसा ही है पिगी बैकिंग। तो इसके अंदर आपकी जो इनएक्सपीरियंस्ड एक्सपोर्टर है, आपका एक्सपोर्टर है उसे एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करता है, वो किसी जो एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी जो है, जो ऑलरेडी फॉरेन मार्केट्स में ऑपरेट करती है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसे राइड कर लेता है और उसी के चैनल्स का इस्तेमाल करके अपना जो प्रोडक्ट है उन्हें आगे लोगों तक पहुंचाता है, अपने प्रोडक्ट्स को बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के। चलिए इसके बाद आते हैं जी हमारे लाइसेंसिंग मोड के ऊपर। देखो लाइसेंसिंग मोड के अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर आपका एक लाइसेंसर होगा और एक जो है आपका लाइसेंसी होगा। लाइसेंसर जो है वो लाइसेंसी को राइट देगा उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी कॉपीराइट, उसके ब्रांड नेम का इस्तेमाल करने का उसे राइट देगा। जैसे आप जो है माइक्रोसॉफ्ट से विंडोज का लाइसेंस लेते हो, जो डिज्नी है हमारा, वो मिकी माउस डालने का लाइसेंस देता है हमारे मैकडोनल्ड्स को कि तुम जो अपने हैप्पी मील बनाओगे उसके अंदर हमारे मिकी माउस को डाल सकते हो, उसका लाइसेंस तुम हमसे ले लो। मान लीजिए कोई दवाइयों की कंपनी है, उसने यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया दवाई बना ली है जिससे किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, वो क्या दे सकती है, उसका लाइसेंस दे सकती है, उसका जो फॉर्मूला है उसने पेटेंट करा लिया और उस फॉर्मूला का आगे वो लाइसेंस दे सकती है बाकी कंपनीज को कि लो तुम भी इस लाइसेंस का इस्तेमाल करो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और अपने प्रोडक्ट बनाओ। तो लाइसेंसिंग भी एक तरीका है जिससे आप अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है इस तरीके के, तो बताया गया जी इन्वेस्टमेंट कम चाहिए लाइसेंसर को। देखो लाइसेंसी को फीस देनी होगी लाइसेंसर को लाइसेंस इस्तेमाल करने के लिए, तो लाइसेंसर के लिए यहाँ पे कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अपना काम नॉर्मली करता रहेगा। लो फाइनेंशियल रिस्क टू द लाइसेंसर, लाइसेंसर को कोई रिस्क नहीं है, उसको तो बस रिटर्न मिल रही है। लाइसेंसर जो है आसानी से फॉरेन मार्केट में एंट्री कर सकता है, उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई ज्यादा उसे एफर्ट्स नहीं डालने। लाइसेंसी जो है खुद सब देख लेगा, सब खुद मैनेज कर लेगा। लाइसेंसी को भी बेनिफिट मिलते हैं जी, लाइसेंसी को बेनिफिट मिलता है कि उसे खुद R&D नहीं करनी पड़ती, खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करनी, जो बना बनाया दवाई का फॉर्मूला है उसी को इस्तेमाल करके दवाइयां बनानी है। लाइसेंसी का यहाँ पे प्रोडक्ट फेलियर का जो रिस्क है वो खत्म हो जाता है, उसे पता है जी जो दवाई का फॉर्मूला मैंने ले लिया है वो पहले ही सुपर हिट है, अब वो फेल नहीं हो सकता, तो उसका रिस्क कम हो गया। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रमोशन को जो एम्फेसिस है वो दोनों को करना पड़ता है। डिज्नी जो है अपने मिकी माउस को प्रमोट करता है और मैकडोनल्ड्स जो है अपने हैप्पी मील को प्रमोट कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या है कि आपके ट्रेड सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं, आपको जो फार्मूला वगैरह आपने किसी और को दे दिए तो फ्यूचर में वो भी लीक आपके हो जाएंगे। लाइसेंसी जो है हो सकता है खुद से उसकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी बन जाए, आपने जिस दवाई की कंपनी को लाइसेंस दिया दवाई बनाने के लिए वो आपसे भी आगे निकल गया, आपसे भी अच्छी रेपुटेशन बना ली। लाइसेंसी में सेल द प्रोडक्ट आउटसाइड द एग्रीड टेरिटरी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो लाइसेंसी क्या कर सकता है कि हमने एग्री किया था लाइसेंसी के साथ कि तुम जो है जो दवाई तुम बना रहे हो वो इंडिया में बेचोगे, लाइसेंसी क्या करता है इंडिया के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी बेचनी शुरू कर देता है। तो उसका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ या फिर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर भी वो और कंट्रीज में सप्लाई करना शुरू कर देता है और आपकी मार्केट जो है वो खराब करनी शुरू कर देता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं इसके। चलिए जी अगला मोड ऑफ एंट्री हमारे पास है जी फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग भी एक लीगल रिलेशनशिप है, यहां पे भी आपकी दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी, एक पार्टी तो है जी फ्रेंचाइजर और दूसरी पार्टी आपकी है जी फ्रेंचाइजी।
तो फ्रेंचाइजर जो है फ्रेंचाइजी को देता है राइट टू डेवलप, एस्टेब्लिश एंड डुप्लीकेट द ऑपरेशंस ऑफ द फ्रेंचाइजर्स बिजनेस। तो जैसे मैकडॉनल्ड्स ने यहाँ पे इंडिया की कंपनी को फ्रेंचाइजी दी कि जैसे मैं मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे चला रहा हूँ यूएसए के अंदर, वैसे ही तुम बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल हूबहू इंडिया में चलाओ, ऐसे ही टेबल रखना, ऐसे ही काउंटर बनाना, ऐसे ही बर्गर बेचना, तो बिल्कुल एज इट इज तुम वहां पे भी मेरा बिजनेस डुप्लीकेट कर लो, मेरी फ्रेंचाइजी तुम ले लो। अब अगर फ्रेंचाइजी आपको लेनी है तो उसके लिए आपको काफी हैवी फीस पे करनी पड़ती है और आपको अपने प्रॉफिट का शेयर वगैरह भी पे करना पड़ता है। एक फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप के अंदर 3 एलिमेंट्स बताया गया आपके होते हैं। एक तो ट्रेडमार्क लाइसेंस आपको मिलता है, आप दूसरे का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल, फ्रेंचाइजर का काफी कंट्रोल होता है फ्रेंचाइजी के बिजनेस के ऊपर, वो सब कुछ बताता है कि काउंटर कैसा होगा, टेबल कैसे होंगे, क्रॉकरी कैसी होगी, नैपकिन कैसे होंगे, ए टू जेड सभी चीजें वो उसे बताता है, पूरा उसे कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे फीस की पेमेंट भी करनी पड़ती है। एडवांटेज इसका क्या है, आप जिस ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हो उसका नाम पहले से ही चल चुका है, तो आप जहां पे भी फ्रेंचाइजी खोलोगे वो चली जाएगी। फास्ट एंट्री है जी, आप आसानी से दूसरी मार्केट में एंटर कर सकते हो अपनी फ्रेंचाइजी देकर। फ्रेंचाइजी जो है उसे एडवर्टीजिंग सपोर्ट भी मिलता है, मैकडॉनल्ड्स अपनी कहीं भी ऐड दे, सभी फ्रेंचाइजी वालों को बेनिफिट मिलता है। एडवांटेज भी मिलता है हमें, क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्रेंचाइजर है वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और हमें एक्सपर्ट की यहाँ पे गाइडेंस मिलती है। हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, जो आपके मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉई हैं, डोमिनोज पिज्जा हट के एम्प्लॉई हैं, पहले से ही बहुत मोटिवेटेड होते हैं। उन्हें पता होता है कि हम तो ऐसे इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन लेवल उनका अच्छा रहता है। इसके बाद है जी इसके कुछ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि फ्रेंचाइजी का खुद का कंट्रोल यहाँ पे कम होता है, फ्रेंचाइजर उस पर ज्यादा कंट्रोल डालने की कोशिश करता है। डिफिकल्टी होती है ट्रेड सीक्रेट्स को कीप करने में। अब मैकडॉनल्ड्स वाले अपने बर्गर में क्या क्या चीजें डाल रहे हैं वो सबको बताना पड़ेगा, आपका ट्रेड सीक्रेट यहाँ पे लीक हो सकता है। फ्रेंचाइजी को काफी हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पूरा आपको ऐसे बनाना पड़ता है अपने एरिया को कि वो बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह लगे, उसकी लुक एंड फील जो आपको लेकर आनी है बिल्कुल वैसी लेकर आनी पड़ती है, तो काफी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। फ्रेंचाइजी अगर सब कुछ आपके बारे में सीख गया तो हो सकता है आपका फ्यूचर कॉम्पिटिटर बन जाए। अगर आपने किसी गलत कंपनी को फ्रेंचाइजी अपनी दे दी जिसने आपके ब्रांड की परवाह ना करी, वो आपका ब्रांड जो है वो नीचे कर सकता है, मिट्टी में डुबा सकता है। और कई बार जो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कई बार इस एग्रीमेंट के अंदर बीच में कुछ रुकावट डाल सकती हैं। जैसे इंडिया में फ्रेंचाइजी दी, पीछे कुछ लॉज चेंज हो गए तो उससे कोई दिक्कत हो गई फ्रेंचाइजी के अंदर और मैकडॉनल्ड्स पीछे बंद भी हो गए थे। तो यहाँ पे जो लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं होगा। चलिए इसके बाद आते हैं जी हमारे टर्न की प्रोजेक्ट। तो टर्न की प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? देखो माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको एक हॉस्पिटल खोलना है। अब उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, उसके अंदर आपको प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बनाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जो मशीन्स इक्विपमेंट्स लगनी है, कैसे बेड लगने हैं, कैसे आपको टॉयलेट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के हॉस्पिटल बनाना है। तो आप नहीं पढ़ना चाहते इन सभी चक्करों में, आप जो हॉस्पिटल बनाने में एक्सपर्ट है उसे हायर करते हैं, उसे पूरा का पूरा ठेका दे देते हैं कि तुम मेरे लिए ये सारा काम करके दो। वो पूरा हॉस्पिटल बनाएगा, उस पे ताला लगाएगा और उसकी जो चाबी है, उसकी जो की है वो आपको टर्न ओवर कर देगा। दिस इज टर्न की प्रोजेक्ट। तो बोला गया जी अ कंपनी पेज अ कॉन्ट्रैक्टर टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू फैसिलिटीज एंड ट्रेन पर्सनल, अपने लोगों को ट्रेनिंग भी देगा, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी देगा कि कैसे आपको इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम करना है, कैसे इस हॉस्पिटल को चलाना है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आपकी जो फर्म है वो पैसे देती है दूसरी फर्म को कि तुम मेरा जो सारा फैसिलिटी है तुम सारा डिजाइन करो, क्रिएट करो, सब कुछ उसके अंदर तुम डाल दो और जब ये तैयार हो जाए तो मुझे फाइनली इसकी चाबी पकड़ा देना। तो आपने कोई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री लगानी है, कोई नया प्लांट लगाना है, कोई हॉस्पिटल लगाना है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप इन चीजों को लगाने में एक्सपर्ट हो चुके हो, हॉस्पिटल बनाने में एक्सपर्ट हो चुके हो, तो आप इन सब अपनी टेक्टिक से भी, इस एक्सपर्टीज से भी बाहर मार्केट्स में एंटर कर सकते हो। तो एडवांटेजेस क्या है टर्न की प्रोजेक्ट के? एडवांटेजेस ये हैं कि आप जो है अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पे फोकस कर रहे हो और जो आपका प्रोजेक्ट संभाल रहा है वो अपनी एरिया ऑफ द एक्सपर्टीज पे फोकस यहाँ पे कर रहा है। कोई भी आपको ऑपरेशनल रिस्क नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि आप जो है, अगर हम बात करें हमारे जो पर्सन जो है टर्न की प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहा है उसे कोई ऑपरेशनल रिस्क नहीं है लॉन्ग रन के अंदर। क्योंकि क्या कर रहा है वो, क्योंकि वो तो प्लांट बना के चाबी जो है सामने वाले को दे रहा है, ऑपरेशन उसने नहीं करना, तो उसे यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क यहाँ पे नहीं है। allows the firms to export their process technology where FDI is not permitted। तो यहाँ पे अगर FDA परमिटेड नहीं है तो उन केसेस के अंदर भी बाहर इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते,
बट जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे बाहर वाले लोगों को प्रोजेक्ट हम लगाने में, सेटअप करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया हमारे जो पर्सन ये प्रोजेक्ट कर रहा है उसके लिए। डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है? अब देखो, आपने प्रोजेक्ट ले तो लिया, आपने ठेका ले तो लिया। अब जब आपने ठेका लिया तब दाम बहुत कम थे, आपने उसके हिसाब से अपना रेम्युनरेशन चार्ज किया, उसके बेसिस पे डिसाइड किया। बट जब आपको बहुत टाइम लगा उसे कंप्लीट करने में, जब आप उसे कंक्लूड करने लगे तो आपने देखा मेरा खर्चा तो ज्यादा हो गया, तो कॉस्ट ओवररन हो सकती है यहाँ पे। और क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए, बहुत सारे सप्लायर से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सामान लाने के लिए। उससे क्या हो सकता है, डिलेज हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह अराइज हो सकती हैं। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पे बन जाते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर आपकी जो फॉरेन फर्म है वो एक लोकल मैन्युफैक्चरर को हायर करेगी कि वो उसके लिए प्रोडक्ट बनाकर दे या फिर प्रोडक्ट का पार्ट बनाकर दे। जैसे मान लीजिए यूएसए की कंपनी है जी, आपकी एप्पल है, आईफोन बना रही है और वो कहती है कि मुझे प्रोडक्ट सस्ता बनाना है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आईफोन की जो प्रोडक्शन है उसे इंडिया से करवा लेती हूँ, इंडिया के किसी मैन्युफैक्चरर को ठेका दे देती हूँ। या फिर वो कहती है कि पूरा ठेका देना तो सही नहीं होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं आपसे बैटरी बनवा लेते हैं, आप बैटरी सस्ती बना दोगे, बढ़िया बना दोगे, आप हमें बैटरी बनाकर दे देना और उसे हम फाइनल प्रोडक्ट में डाल देंगे। तो हमने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे एप्पल ने यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर से करवा ली। तो इसके अंदर आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसके स्किल्स का इस्तेमाल किया और प्रोडक्शन कॉस्ट को यहाँ पे हमने कम कर लिया। जो फाइनल मार्केटिंग है, सेलिंग है प्रोडक्ट की, वो एप्पल खुद ही करने वाला है, वो उसी की जिम्मेदारी होने वाली है। और एडवांटेजेस की यहाँ पे बात करें, देखो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट लेस हो जाएगी क्योंकि आप कॉस्ट को कम करने के लिए दूसरे वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे। और यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है आईफोन की बैटरी बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी, इंडिया की छोटी इंडस्ट्रीज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो जाएगी। नो डाइल्यूशन ऑफ दी कंट्रोल। देखो एप्पल का यहाँ पे कोई कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हुआ, उसने बस सामने वाले को ठेका दिया और उससे जो है सामान अपना प्रोक्योर कर लिया और सामने वाले का भी कोई कंट्रोल यहाँ पे डाइल्यूट नहीं हुआ। इसके बाद है जी आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है, एप्पल वाले एक एक बैटरी चेक करने इंडिया नहीं आ सकते। लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फॉरेन मार्केट के अंदर उनका बिजनेस चला जाएगा। अब यूएसए के अंदर भी कोई आपका कंपनी थी जो कि पहले आईफोन को बैटरी बनाकर दे रही थी, एप्पल को बैटरी बनाकर दे रही थी, अब उसका बिजनेस यहाँ पे बंद हो जाएगा क्योंकि इंडिया में और सस्ती बैटरी बनाने वाले मिल गए। बैटरी जो है बिजनेस जो है, इट हैज टू बी इफेक्टिव इन सेलिंग द प्रोडक्ट दैट ही इज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। अब आपने जो बैटरी बनवाई है, अगर मान लीजिए आपने आईफोन बनवाया होता बाहर से, तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि उस आईफोन को बेच सके। वो जो सेलिंग है वो आपको ही यहाँ पे देखनी है, सेलिंग का, मार्केटिंग का रिस्क यहाँ पे आपका ही है। बस प्रोडक्ट जो है वो आपको दूसरा बनाकर दे रहा है, उसे बेचने की जिम्मेदारी आपकी ही रहने वाली है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। चलिए, अगला मोड ऑफ एंट्री हमारे पास यहाँ पे है जी स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस बोला गया कि एक वॉलंटरी फॉर्मल एग्रीमेंट है दो कंपनीज के बीच में। दो कंपनीज यहाँ पे मिलकर काम करने वाली हैं, अपने रिसोर्सेज को पूल करने वाली हैं, बट दोनों अलग अलग रहेंगी, दोनों मर्ज नहीं कर रही, दोनों एक नहीं बन रही, दोनों अलग अलग रह के काम करेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट वो पहुंचाने वाली है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे एक तरफ है हमारी टाटा कॉफी और दूसरी तरफ हमारे पास है जी स्टारबक्स। तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गए, इन दोनों ने हाथ मिला लिए। टाटा कॉफी ने स्टारबक्स को क्या एग्री किया कि स्टारबक्स जो भी तुम्हें कॉफी बीन सही होंगे वो तुम हमसे ले लेना, और तुम्हारी जो कॉफी बीन्स की समस्या है, तुम्हें बाहर से खरीदने पड़ते हैं, क्वालिटी में दिक्कत रहती है, या फिर तुम बाहर से यूएसए से इंपोर्ट करो, उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इन सब समस्याओं से तुम बच जाओगे। तुम जो कॉफी बीन्स हैं वो यहाँ पे हमसे खरीद लेना। उन्होंने अलायंस कर लिया आपस में, तो इससे दोनों को बेनिफिट हो रहा है। टाटा कॉफी की मार्केट बन गई प्रोडक्ट की, अपनी बीन्स उसकी आसानी से बिक गई, और स्टारबक्स को यहीं पे बहुत बढ़िया रॉ मटेरियल मिल गया अपनी कॉफी बनाने के लिए। एडवांटेज क्या है जी, रिस्क रिड्यूस हो गया दोनों के लिए, टाटा कॉफी को मार्केट मिल गई और स्टारबक्स वालों को आसानी से रॉ मटेरियल मिल गया। इन दोनों की यहाँ पे कॉस्ट भी है वो भी शेयर हो गई। टाटा वालों को जो है यहाँ पे कोई ज्यादा मार्केट नहीं करनी पड़ी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ी, और स्टारबक्स वालों को भी अपना कोई प्लांट यहाँ पे नहीं लगाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इनकी कॉस्ट जो है वो मिलकर कम हो गई। एंड यहाँ पे जो स्टारबक्स है, क्योंकि इंडिया से कॉफी बीन्स खरीद रहा है, तो उसे लोकल एंटिटी भी यहाँ पे लोग ट्रीट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इस अलायंस के अंदर आपकी कॉस्ट जो है एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग से जनरली ज्यादा रहती है, ऐसा माना जाता है।
इसके बाद है जी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दोनों कंपनीज के बीच में, क्योंकि दो कंपनीज मिल रही हैं, यहाँ पे अलायंस कर रही हैं, तो उन दोनों के कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, उनको मिलाने में दिक्कत आ सकती है। आपके गोल्स डिफर कर सकते हैं दोनों कंपनीज के। टाटा कॉफी वाले सोच सकते हैं कि हम जो है इंडिया के सबसे प्रीमियम कॉफी प्रोड्यूसर बनेंगे, और स्टारबक्स वाले सोच सकते हैं कि हमें जो है फ्यूचर में खुद अपना प्लांट लगाना है और हम जो खुद कॉफी प्रोड्यूस करेंगे और सबसे बढ़िया कॉफी बनाकर बेचेंगे। तो दोनों के गोल्स एक दूसरे को कंपीट भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है जी हमारे पास जॉइंट वेंचर। तो नाम से ही पता चल रहा है मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे तीन कंपनीज हैं, ए, बी और सी। ए जो है मोबाइल फोन की बैटरी बनाता है, बी जो है मोबाइल फोन की चिप बनाता है, और सी जो है मोबाइल फोन की बॉडी तैयार करता है, टच स्क्रीन वगैरह बनाता है। तो इन तीनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया कि हम एक अपनी नई एंटिटी खोलते हैं। नई एंटिटी का नाम यहाँ पे क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने डिसाइड किया जी ZYX उसका नाम होने वाला है, और हम इस एंटिटी में मोबाइल फोन जो है वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और उसे बना के बेचने वाले हैं। तो तीनों ने मिला के यहाँ पे जॉइंट वेंचर कर लिया। क्यों कर लिया इन्होंने जॉइंट वेंचर? इन्होंने देखा कि मोबाइल फोन की डिमांड ज्यादा है, सोसाइटी में डिमांड ज्यादा है, टेक्नोलॉजी हमारे पास लेटेस्ट है, और इस इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है और उसका बेनिफिट हम लेना चाहते हैं, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी स्टेबल है। तो उन्होंने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया मोबाइल बेचने के लिए। आप कहेंगे कि स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ये कैसे डिफरेंट है? ये ऐसे डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर एक नई बिजनेस एंटिटी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब नई का मतलब ये नहीं है कि एबीसी ने अपने बिजनेस बंद कर दिए, ये तीनों अपने बिजनेस अलग से करते रहेंगे। बस इन्होंने मोबाइल बनाने के लिए, बेचने के लिए एक नई एंटिटी यहाँ पे क्रिएट कर डाली। एडवांटेज क्या है जी यहाँ पे? एडवांटेज ये है कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर फंड्स यहाँ पे डिवोट करते हैं, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। आपका जो रिस्क है तीनों में बढ़ जाता है, और स्किल्स, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज जो है वो यहाँ पे मिल जाती है जॉइंट वेंचर को, क्योंकि सभी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट जो है यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इन तीनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। अब तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे तो डिसीजन लेने में कुछ डिले भी हो सकता है, और हो सकता है वो डिले कॉस्टली पड़ जाए। आपका जो वेंचर है वो कोलैप्स भी हो सकता है। क्यों? ड्यू टू द एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड चेंजेस इन द पार्टनर्स स्ट्रेंथ। तो अगर मान लीजिए पहले आप डिस्प्ले बहुत बढ़िया बनाते थे, अब डिस्प्ले टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई और कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया आपसे बढ़िया डिस्प्ले बनाने वाला, तो आपके जो अपना जॉइंट वेंचर वाला कंपनी है वो फेल हो गया यहाँ पे, और अल्टीमेटली जो दूसरी कंपनीज हैं वो अल्टीमेटली मार्केट शेयर गेन कर लेंगी और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो वेंचर आपको कोलैप्स भी यहाँ पे कर सकता है। तो ये इसके कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज भी बताए गए हैं। चलिए, इसके बाद हमारे पास है जी मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो मर्जर क्या है जी आपका? मर्जर के अंदर आपकी दो या दो से ज्यादा एंटिटीज मिलकर एक एंटिटी बना देते हैं। जैसे ए और बी मिल गए और उन्होंने ए बी बना दिया, तो क्या कर लिया उन्होंने? मर्ज कर लिया। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर से ये आपका डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे ए और बी का अपना बिजनेस बंद हो गया, उन दोनों ने मिलकर ए बी बिजनेस यहाँ पे चला रहे हैं। जॉइंट वेंचर के अंदर वो अलग अलग भी नॉर्मली अपना काम कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट यहाँ पे वो दोनों मिल गए हैं, अब मिल के ही काम करेंगे, अलग अलग से काम वो नहीं करेंगे। अब क्यों मिल गए हैं वो? क्योंकि वो मिलकर काम करेंगे तो उससे कुछ बेनिफिट मिलेंगे, बड़े स्केल पे काम करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट होगा, टैक्स बेनिफिट्स हो सकता है उन्हें कुछ मिल जाए, आसानी से ग्रो कर सकते हैं, सिनर्जी बेनिफिट मिलेंगे। सिनर्जी का क्या मतलब होता है? सिनर्जी का मतलब होता है कि अगर आप जैसे अकेले आप पढ़ाई कर रहे होते, हमारे साथ ना जुड़े होते, अकेले पढ़ाई कर रहे होते, तो आपको ज्यादा टाइम, ज्यादा यहाँ पे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे होते, बट अब क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ गए तो आप कम समय में बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को आसानी से कर पाएंगे। तो दिस इज लाइक अगर आप किसी से जुड़ जाते हैं ना तो आपकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दिस इज सिनर्जी। डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया कि आपकी जो मर्जिंग एंटिटीज हैं दे सीज टू बी इन एग्जिस्टेंस। अब ए और बी जो है इंडिविजुअली एग्जिस्टेंस में नहीं रहती, केवल एक नई एंटिटी यहाँ पे बन जाती है। देखो ये तो आपका है मर्जिंग। अगर मैं बात करूं एक्विजिशन की, तो एक्विजिशन के अंदर क्या होगा? ए जो है बी को एक्वायर कर लेगा तो बी खत्म हो जाएगा, केवल यहाँ पे ए ही रह जाएगा। तो ये आपका होता है एक्विजिशन। अगर बात करें एडवांटेजेस की अगर बात करें, इमीडिएट ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर द एक्वायर्ड फर्म्स एसेट। तो आप जो है दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेते हैं, उसके एसेट सारे आपके हो जाते हैं। अब बहुत जल्दी आप किसी कंपनी को टेक ओवर कर लीजिए, एक्वायर कर लीजिए और उसके सारे एसेट्स पे कब्जा कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर रेवेन्यूज, आप ज्यादा अच्छे रेवेन्यूज कमा सकते हैं क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं और उससे क्षमता बढ़ जाती है, सिनर्जी गेन्स आपको मिलते हैं। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उससे भी आप जो है गेन कर सकते हैं। अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है? एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस मर्जर को करना, एक्विजिशन को करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफी एक्सपर्ट्स आपको बुलाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे ए और बी जो हैं वो दोनों मिल रहे हैं।
अब आप ये सोचिए कि ए पहले 100 यूनिट बना रहा था और बी पहले 100 यूनिट बना रहा था, अब ये दोनों मिलकर 200 यूनिट बना रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ी। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं आपकी एक्विजिशन के ऊपर, जैसे सेबी के कुछ रूल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं एक्विजिशन को लेकर जो कि आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, देखो ए और बी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स भी हमारी नई एंटिटी को यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती हैं, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी यहाँ पे बन जाते हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास है जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी एक मोड है एंटरिंग फॉरेन मार्केट का। तो अगर आपको लगता है कि मुझे किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करना, मैं अकेले बाहर एंट्री मारना चाहता हूं, तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी कंट्री में आप डायरेक्ट पैसे लगाइए, वहां पे आप शेयर्स खरीद लीजिए, कोई कंपनी एक्वायर कर लीजिए, या फिर खुद से अपनी प्रॉपर्टी प्लांट सेटअप कर सकते हैं। दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप खुद डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है बीच में कोई इंटरमीडिएरी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व हो। और एफडीआई जो है आपकी इकोनॉमी के लिए जनरली हेल्पफुल रहती है। जैसे इंडिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल रहती है, इंडिया इकोनॉमी को बूस्ट करती है। और कितनी एफडीआई अलाउड होने वाली है किसी भी कंट्री के अंदर, वो डिपेंड करेगा वहां की गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के ऊपर। जैसे इंडिया में हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग लिमिट सेट हैं कि हर एक सेक्टर में कितनी कितनी एफडीआई यहाँ पे अलाउड है, और डिटेल में उन पर चर्चा आपसे सेपरेटली अलग से लेक्चर में हमें करनी है। अगर बात करें एडवांटेजेस की, तो यहाँ पे आपका जो कंट्रोल है वो हाई लेवल का होता है, क्योंकि आप खुद इन्वॉल्व है, यहाँ पे कोई और इन्वॉल्व नहीं है जो कि आपके काम में टांग अड़ाए। आप खुद ही सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, और आसानी से जो भी आपको काम करना है, कोई मॉडिफिकेशन भी करने हैं, वो आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? पैसे बहुत ज्यादा चाहिए, कोई साथ नहीं है यहाँ पे पैसे शेयर करने के लिए, रिस्क शेयर करने के लिए, तो रिसोर्सेज भी यहाँ पे ज्यादा चाहिए, और रिस्क भी आपका यहाँ पे ज्यादा होने वाला है, जो कि खुद ही आपको बियर करना पड़ेगा। चलिए जी, तो इसके बाद हमारे पास है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाए किसी एंटिटी के अंदर, आप खुद से अपनी पूरी फुली ओन्ड एंटिटी खोल दें दूसरी कंट्री के अंदर, देन दैट वुड बिकम होली ओन्ड सब्सिडरी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो आपके पास ऑप्शन थी कि दूसरी कंपनी के पूरे शेयर ना खरीदें, केवल कुछ शेयर खरीद लें, पर यहाँ पे आप जो है 100% ओनरशिप रखने वाले हैं दूसरी कंपनी के शेयर्स की अपने पास। तो यहाँ पे आपकी एक पेरेंट एंटिटी होने वाली है, और एक यहाँ पे सब्सिडरी होने वाली है, जो कि आपकी होगी होली ओन सब्सिडरी। सारे शेयर्स इसके पेरेंट कंपनी के पास होंगे, पेरेंट कंपनी से पूरे तरीके से कंट्रोल करेगी। यूएसए में है पेरेंट कंपनी, और इंडिया में है मान लीजिए आपकी सब्सिडरी। तो जो हमारी यूएसए वाली कंपनी है उसके पास 100% शेयर्स होंगे इस इंडिया वाली कंपनी के। ये दोनों जो हैं आपस में सेपरेट होंगे, अलग अलग एंटिटीज होंगे फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। होली ओन सब्सिडरी कैसे अराइज कर सकती है? तो कहा गया एक तरीका तो ये है कि यूएसए वाली जो कंपनी है वो इंडिया में कोई बनी बनाई कंपनी खरीद ले और उसे अपनी 100% सब्सिडरी बना दे, या फिर वो अपने अंदर से ही एक कंपनी अलग से निकाल दे और उसके अंदर अपनी 100% ओनरशिप रखे, वो भी एक होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी। इसके एडवांटेज यहाँ पे क्या है? देखो, अगर आप इंडिया में आके अपनी होली ओन सब्सिडरी खोल रहे हो, तो यहाँ की आप लोकल मार्केट गेन कर सकते हो, यहाँ के लोग आपको इंडिया का अपना समझेंगे, आसानी से पूरा कंट्रोल आप कर सकते हो अपनी फर्म के, अपनी कंपनी के ऊपर। डिसएडवांटेज क्या है? 100% ओनरशिप रखनी है, पूरा रिस्क लेना है, तो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रिस्क ज्यादा है। आप स्क्रैच से सब कुछ अगर करेंगे, स्क्रैच से अपनी फैक्ट्री प्लांट लगाएंगे, तो उसमें आपका टाइम भी लग जाएगा और आपकी एंट्री जो है वो स्लो भी यहाँ पे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारे अपने इंटरनेशनल एंट्री मोड्स को डिस्कस कर लिया। तो अब यहाँ पे एक एग्जामिनर का फेवरेट सवाल रहता है कि आप जो भी आपके इंटरनेशनल एंट्री मोड्स हैं उनके रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे अरेंज कीजिए। जिसमें सबसे कम रिस्क है उसे सबसे पहले लिखिए, और जिसमें सबसे ज्यादा है उसे सबसे बाद में लिखिए। तो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको ये जो ग्राफ है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है इसे समझना। तो एक तरफ है रिटर्न, एक तरफ है रिस्क। जैसे जैसे आप इस लाइन पे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो रिस्क है बढ़ता जाएगा। आप अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किससे करते हैं? एक्सपोर्टिंग से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है। फिर आप धीरे धीरे लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग की तरफ बढ़ते हैं, फिर आप जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर मर्जर एक्विजिशन की तरफ जाते हैं, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, और उसके अलावा आप अपनी खुद की होली ओन्ड सब्सिडरी भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके आपके पास अवेलेबल हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए, और यहाँ पे हमें इन्हें जो है इनके रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर दिया। तो ये जो चार्ट है वो माय डियर फ्रेंड्स आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि कौन से मोड में रिस्क कम है और कौन से मोड में रिस्क सबसे ज्यादा है।
चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास है जी प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक सवाल है जी, डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच अ फर्म एग्रीज फॉर अ रेम्यूनरेशन टू फुली कैरी आउट द डिजाइन, क्रिएट एंड इक्विप द प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड शिफ्ट द प्रोजेक्ट ओवर टू द परचेजर व्हेन द फैसिलिटी इज ऑपरेशनल। जॉइंट वेंचर, टर्नकी प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजिक अलायंस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सवाल का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका टर्नकी प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन ऑन द डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो हमने समझा कि अगर कोई यूएस की कंपनी इंडिया में काम करना चाहती है तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट मोड है। वो सिंपली एक्सपोर्ट कर ले, वो लाइसेंस दे दे, वो फ्रेंचाइजी दे दे, वो अपनी सब्सिडरी यहाँ पे लगा ले, यहाँ पे कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा ले। तो डिफरेंट डिफरेंट मीन्स उसके पास अवेलेबल है और उन सभी मीन्स के बारे में हमने उनका मीनिंग समझा और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी यहाँ पे समझा।